नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ छात्रों, आप सबों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई। तो आज हम लेकर के आए हैं कुछ रिवाइज प्रश्नों को और कुछ फ्रेश प्रश्नों को। कुछ के कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे छात्रों, और कुछ के कॉन्सेप्ट आपके नए होंगे। लेकिन ये सारे प्रश्न जो भी हैं विज्ञान विषय के, ये सारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए आप कैसे पहचानेंगे। तो छूकर जो पहचानने वाला है थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिना छुए जो पहचानने वाला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धोनी का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताएं। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रश्न आपको रिवाइज होंगे और कुछ प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत होगी तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि रिवीजन जो होता है छात्रों, वो सक्सेस की कुंजी होती है। आप जितना किसी भी प्रश्न को रिवाइज करेंगे, उस प्रश्न की गहराई को आप समझेंगे, आपके लिखावट में जो है गहराई आएगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अधिक से अधिक क्लियर होगा और आप टॉपर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो छात्रों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्वकर्मा पूजा की आप सबों को बधाई। आओ एक दूसरे का हाथ थामकर, आओ एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूजे की मुश्किलों को पार लगाएं। आओ एक दूसरे का हाथ थामकर, आओ एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूजे की मुश्किलों को पार लगाएं। हम जाति धर्म के भेदभाव को मिलकर दूर हटाएं। हम आज संकल्प की नई रोशनी का दिया जलाएं। हम मिलकर टोपर बनाएं। हम मिलकर नवनिर्माण कराएं। हम आप सबों को एक बार फिर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। तो चलते हैं आज के अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के जखीरे में से, जो 5 प्रश्नों का जखीरा है। पहला प्रश्न लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा छात्रों। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर और बिना छुए आप कैसे पहचान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण को जब आप छुएंगे तो पता चलेगा कि ये दबा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण इस टाइप से होता है, दबा रहता है। जैसे हम लोग चम्मच को देखते हैं तो चम्मच का तो दबा हुआ हिस्सा होता है, अवतल दर्पण होता है, दशा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है छात्रों। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है छात्रों, उभड़ा हुआ होता है। और समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है छात्रों, वो समतल होता है छात्रों। तो इस तरह से छू करके हम दर्पण को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन जब बिना छुए पहचानने की बात होती है तो हम तीनों दर्पण के सामने किसी पिन को या किसी वस्तु को या किसी पुस्तक को ले जाते हैं, दर्पण को नहीं छुएंगे छात्र। जब हम इस दर्पण के सामने किसी पिन को लेकर के जाएंगे, इसको आगे करेंगे और इसको पीछे करेंगे, तो इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से आगे और पीछे होगी, जो कि वस्तु के आकार के बराबर होगी। ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। प्रतिबिंब को यदि इधर घसकाएंगे, वस्तु को इधर घसकाएंगे बाईं ओर, तो प्रतिबिंब इधर दाएं नहीं भागेगा। तो इस प्रकार हम लोग जान जाएंगे, जो कि हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, तो वो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक उसी प्रकार जब अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे, बहुत निकट रखेंगे, तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जब उसके फोकस के अंदर रहेगी वस्तु। और जब फोकस से दूर रखेंगे, यानी कि काफी, जब वस्तु को इधर हटाते जाएंगे, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि फोकस से जैसे ही हम दूर लेके जाएंगे अवतल दर्पण का, तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाने लगेगा, उल्टा बनाने लगेगा। ठीक इसके विपरीत जब हम उत्तल लेंस के सामने रखेंगे वस्तु को, तो किसी भी स्थिति में रखेंगे, चाहे यहाँ रखे या यहाँ रखे, यहाँ रखे कहने का अर्थ है फोकस पर रखे, फोकस से दूर रखे, 2f फोकस के बीच रखे, 2f और अनंत के बीच रखे, सारे स्थितियों में छोटा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो इस तरह से हम तीनों स्थितियों को देख लेते हैं कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को आगे पीछे करने पर भी। और अवतल दर्पण में जब वस्तु को आगे करते हैं तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और जब पीछे करते हैं तो उल्टा बन जाता है। और उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और
छोटा बनता है। तो इस तरह से हम तीनों दर्पण को बिना छुए पहचान सकते हैं छात्रों। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं छात्र। अब समतल दर्पण का तीनों दर्पण के फोकस के भीतर एक वस्तु को पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु या पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वो अवतल दर्पण होगा। फोकस के अंदर रखने की बात हो रही है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा दिखाई पड़े, ये छोटा होता है उत्तल दर्पण में छात्रों, और बड़ा होता है फोकस के अंदर में रखेंगे तो अवतल दर्पण में। और समतल दर्पण में कैसा होगा दोस्तों? वस्तु के बराबर होगा। तो ये तीन शब्द हैं। तो अवतल बड़ा बना दिया, उत्तल छोटा बना दिया, और समतल बराबर बना दिया फोकस के अंदर रहने पर। क्योंकि फोकस भी हमको पता नहीं रहता है दोस्तों, तो आगे पीछे भी करेंगे तो अवतल उल्टा भी बना देगा, और उत्तल हमेशा सीधा छोटा बनाएगा, और समतल में आगे पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से भागेगा। इस प्रकार हम तीनों दर्पण को पहचान लेंगे कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है और कौन समतल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखो। जी हाँ छात्र, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। यहाँ माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश जा रही है छात्र। माध्यम 1 से प्रकाश माध्यम 2 में जा रही है, तो देख रहे हैं कि ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो कहने का अर्थ है कि ये विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम की ओर आ रही है, तो अब अभिलंब की ओर मुड़ रही है प्रकाश। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपवर्तन के दो नियम है। क्या क्या नियम है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर। यहाँ पर ओ पॉइंट जो देख रहे हैं छात्र, यहाँ पर ओ पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये ओ पॉइंट पर क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, आपतित किरण AO, अपवर्तित किरण BO, और लंब ये तीनों क्या है? NO, ये एक ही बिंदु पर है, O पर। प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये आपतन कोण की ज्या सर यहाँ पर होता है साइन आई दोस्तों, साइन आई होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है? साइन आर होता है। ये खास दो माध्यम के लिए क्या होता है? स्थिर होता है, जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? जिसको म्यू या एन से दर्शाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ये खास दो माध्यम के लिए सेम होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। और इस अपवर्तनांक को किसने बताया था? स्नेल ने बनाया था। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्नेल का नियम भी कहते हैं। और अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। बहुत सारी जो जल में कोई पेंसिल रखी जाती है तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है, या सिक्का जो रखा जाता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी जो है घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन का मतलब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन होना, या उसका मुड़ना। उसका मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है छात्रों? अपवर्तन कहलाता है। या उसके दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जी हाँ छात्रों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण जो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार के कण होते हैं, जैसे धुआं के कण या दूध के कण या धूल के कण, ये सब कोलाइडी कण होते हैं। तो जब जैसे यहाँ पर एक कोलाइडी कण ले लेते हैं छात्र, जब इस पर एक प्रकाश का किरण पड़ता है, ये एक प्रकाश का किरण है, ये एक प्रकाश का किरण है, ये इस पर जब पड़ेगी तो ये कोलाइडी कण इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और चारों तरफ लाइट को क्या करेगी? छितरा देगी। चारों तरफ लाइट को क्या करेगी? छितरा देगी। इसी लाइट को, एक लाइट को इसने क्या किया? कोलाइडी कण ने ये चारों तरफ इस कोलाइडी कण ने छितरा दिया। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश छितरा गई। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि बताया गया कि जब प्रकाश चलता है तो नीला या बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन यानी छितराना सबसे ज्यादा होता है। जो अंतरिक्ष में जाती है, प्रकाश निर्वात में जाती है, वो ज्यादा छितराती है। कौन? नीला, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसलिए आकाश हमको कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों? नीला दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जो है इसको टिंडल प्रभाव हम लोग देखते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं जिसका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर के रेंज में होता है छात्रों, वो कोलाइडी कण क्या करते हैं कि जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो इस तरह से वो प्रकीर्णन की घटना को दिखाते हैं। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में देखिएगा कि छोटा सा रोशनी का एक छोटा सा छिद्र से रोशनी आएगा तो उसके कमरे में क्या हो जाएगी? पूरा लाइट हो जाएगी। या धुआं, या दूध में आप दूध एक गिलास में रखिए, उसमें टॉर्च बारिए तो वो जो टॉर्च के बाद जो दूध निकलेगा, जैसे ये दूध का गिलास है छात्रों, इसमें दूध भरा हुआ है,
अब इसमें जैसे हमने टॉर्च मारा, ये फॉक्स मारा, तो ये फॉक्स क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोलाइडी कणों के कारण होता है। ठीक है छात्रों, इसे 19वीं शताब्दी में टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इस घटना को खोजा था। जॉन टिंडल ने, ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री थे छात्रों, जिसके नाम पर इनको क्या बोला गया, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव बोला गया। टिंडल प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है छात्रों, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टिंडल प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, टिंडल प्रभाव ये प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ है। टिंडल प्रभाव के कारण ही घने जंगल में जो छोटे छोटे छिद्र के से भी प्रकाश जो पहुंचती है, वो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, वो छितरा जाती है, जिससे हम घने जंगल, अंधेरे जंगल में भी देख पाते हैं। या छोटे से कमरे में एक छोटा छिद्र हो जाए तो उससे भी उस कमरे में हम बहुत सारे चीजों को देखेंगे। किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं छात्रों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। जी हाँ छात्रों, उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, इस तरह से उसके चित्र बनते हैं छात्रों। और अवतल लेंस जो होता है किनारे पर पतला और बीच में किनारे पर बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है छात्रों, इस प्रकार होता है छात्रों। बड़े अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, बड़ा छोटा हर तरह के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी हम लोग करते हैं। यह प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं छात्रों, अपसारी भी बोलते हैं। इसको अभिसारी और इसको अपसारी, अभिसारी और ये अपसारी, अपसारी। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा दोनों तरह का बनाता है। और वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ आभासी और सीधा बनाता है, साथ ही साथ ये बड़ा छोटा सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बराबर भी बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ छोटा बनाता है। कैसा बनाता है छात्रों, छोटा बनाता है। लेंस के बाएं ओर तरफ हिलाने से प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करता है। लेंस को बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाएं तरफ गति करता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो रही छात्रों, तो इसका जो क्षमता होगा वो भी धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो रही तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस का जो हम लोग उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग करते हैं, और उत्तल लेंस का उपयोग जो हम लोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चल रहे हैं अंतिम प्रश्न पर। ये 5वां प्रश्न आपके बीच में, धोवन सोडा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। जी हाँ छात्रों, धोवन सोडे के उपयोग को यहाँ पर बताया गया। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। और जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करने में हम लोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करने में हम लोग धोवन सोडा या Na2CO3 का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। जी हाँ छात्रों, इसका उपयोग सोडा अम्ल यानी और अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ जो है H2SO4 मिला के अग्निशामक यंत्र में दिया जाता है, जिससे कि CO2 निकल जाता है और झाग बन जाती है, जो कि आग को बुझाने में। इसका उपयोग खाने की चीजों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है, जिसको हम लोग खास्ता बोलते हैं। खास्ता करने में, खाने वाली चीजों को क्या करने में, खास्ता करने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। यदि हम आप किसी भी पदार्थ का उपयोग के बारे में बोले तो इसका एक उपयोग कॉमन है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक, ये किसी भी रासायनिक पदार्थ के बारे में आप लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप से। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये कोई भी केमिकल सबस्टांस के लिए, किसी भी रासायनिक पदार्थ के लिए ये जो गुण है, ये जो यूज है, ये उपयोग ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाप्त होता है। अब चलते हैं मोटिवेशनल सारणी की तरफ। इसके पहले आज का जो प्रश्न आपके लिए है, जिसका जवाब आपको लिख कर देना है छात्रों के, अभी तक कितने तत्व ज्ञात है, 118, 110, 109 या 90। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो ये आपका यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने अंतिम सेगमेंट मोटिवेशनल शायरी की ओर। जी हाँ छात्रों, मदद करना सीखिए किसी फायदे के बगैर, मदद करना सीखिए किसी फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए किसी मतलब के बगैर। मदद करना सीखिए किसी फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए किसी मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीख लीजिए किसी दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीख लीजिए किसी सेल्फी के बगैर। और टॉपर बनने के लिए मेजर टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी शंका के बगैर।
और टॉपर बनने के लिए मेजर टारगेट पर विश्वास कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिना शंका के बगैर। मेजर टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना शंका के बगैर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ ऑनलाइन पर क्लास का भी आप स्वसमय आनंद लेते रहें। वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर के भारती, आपका होस्ट, दोस्त और टीचर, आपसे मेजर टारगेट टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि फिर कल एक बार अच्छे संकलन के साथ, परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण संकलन के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे और आपको फिर एक बार अंत में विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई देते हैं और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।